ई ई ए इक्वल टू हाफ एम बी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जो पावर होगी बी पर वो इस कंपोनेंट की वजह से होगी, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यानी यहाँ पावर आ जाएगी पी बी ई ई इंटू बी एक्स। लेकिन ई भी पता नहीं अपने को और बी एक्स भी पता नहीं, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, सर वो क्योंकि निकाल बाय बस इतना ही चाहिए था। हाँ बस हो सर। गया। नेक्स्ट है हमारे पास में नेक्स्ट पेज पे जाओ, ये लिखना है। हो गया सर, ठीक। The electric field produced by a positively charged particle placed in XY plane. ये हमारे पास में y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो ये कह रहा है कि XY प्लेन में एट द पॉइंट, यानी पॉइंट यहाँ है ना, 3 सेंटीमीटर कोमा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में है, यानी 7.2 4i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन पर कूलम। और 2,0 पर 2,0 यहाँ है, तो इधर इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ये 2 सेंटीमीटर 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिया है 100 i कैप न्यूटन पर कूलम। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल यहाँ कहीं रखा होगा, पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये 0, अगर 0 है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया कि x0, 0 है, तो इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना हो जाएगा, 100 इक्वल टू क्यू बाई 4πε0। और ये हो जाएगा हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 10⁻⁻2 माइनस x0 का होल स्क्वायर। एक रिलेशन तो ये आ गया, ठीक है। और एक इसकी वजह से यहाँ भी देखेंगे हम लोग, तो वहाँ की डिस्टेंस निकाल ही सकते हैं हम लोग। तो हो जाएगा 7.2 4i कैप प्लस 3j कैप इक्वल टू क्यू बाई 4πε0। और वो हो जाएगा हमारे पास में 0.03 माइनस x0 का होल स्क्वायर प्लस 0.03 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। कर लो, डिवाइड कर लो, x0 मिल जाएगा, पहले क्यू की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है सर इसको कंपोनेंट में करके नहीं कर सकते क्या? कंपोनेंट में करके कैसे करोगे? EX का कंपोनेंट बना है, EY का कंपोनेंट बना है, फिर X अच्छा, एक्सिस Y ये एक्सिस। अभी ऐसे तो ये तो मैग्नीट्यूड लिखा मैंने, सॉरी, ये तो मैग्नीट्यूड है। अभी इसका आर वेक्टर भी तो लिखोगे ना यहाँ, तो वो हो जाएगा, अगर उसका या क्यूब कर लो इसको, तो वो हो जाएगा हमारे पास में, तो भूल ही जाता 0.03 माइनस x0 आई कैप प्लस 0.03 जे कैप, ये होगा 3/2 जाएगा नहीं। ठीक है ना, कर लोगे? हाँ सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसको सर मतलब मैं ऐसे सोच रहा था कि EX के अलोंग 7.2 इंटू 4 है, तो उसको इक्वल कर देंगे Q बाय 4πε0 और X से उस पॉइंट का जितना X के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस है, मतलब 7.2 इंटू 4 इक्वल टू Q बाय ε0 इंटू 0.03 माइनस x0 का स्क्वायर। वो सही है क्या? यार मेन तो कॉन्सेप्ट ही है ना, हाँ तो डिस्टेंस देखते हैं हम लोग तो, और उसी डायरेक्शन में आर कैप देखते हैं। हाँ सर। ठीक है ना,
आप कंपोनेंट कैसे देख रहे हो नहीं पता। मैं वो ई को रिजॉल्व कर रहा हूँ ई एक्स के अलॉन्ग और ई वाई के अलॉन्ग, और फिर हाँ तो कर उसके लो। रिस्पेक्ट तो फिर फिर उससे क्या कर रहे हो आप? वो तो रिजोल्व हो ही रहा है ना, ये रहा ना। हाँ फिर मैं एक्स के अलॉन्ग ई एक्स को वैसे सोच रहा था, और वो गलत है फिर वो। डिस्टेंस जैसे हम देखते हैं ना, लोग वहां से आर देखते हैं। जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल में करते थे ना, एक्स के अलॉन्ग मैंने सारे प्रोजेक्टाइल भी इक्वेशन कैसे, लिखते यहाँ थे। ऐसा थोड़ी होता है। उस हाँ पॉइंट की वही। वजह से किसी पॉइंट को देख रहे हैं, तो अगर इस पॉइंट को देखूंगा तो फिर इधर होगा ना, इसकी वजह से। हाँ वही वही मैंने वो गलत ठीक है ना। सोचा था। क्वेश्चन नंबर 12। For short dipoles, each of dipole moment P are placed at the vertices of square of side A. तो इधर ये P दिया है, इधर भी ये P दिया है, इधर ये P दिया है, और इधर ये P दिया है। ये कह रहा है कि द फॉर short dipoles, each of dipole moment P are placed at the vertices of square of side A. The direction of the dipole moments are shown in figure. Electric field at O बताना है ना। नेट पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ओ इज जीरो, वो भी देख चेक करना है। और नेट डायपोल मोमेंट तो देखो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या हो गया, 2p आ गया, तो अलोंग यानी नेट हो जाएगा 2p i कैप। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्या पता है। तो आ जाएगा ना, बताया तो था, रिजोल्व करो ना यार इसको। भाई इसका एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, इसकी वजह से एक इधर होगा कंपोनेंट और एक इधर होगा, ठीक है नहीं। फिर इस पी का देख लो, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, एक इसकी वजह से इधर होगा और इसके जस्ट अपोजिट होगा, तो कैंसिल आउट हो गए। उसी तरह इस पी की वजह से देख लो, इस पी की वजह हाँ से सर देख लो। हाँ। कर तो लोगे अब। पोटेंशियल वाले में थोड़ा मतलब अब पोटेंशियल होता वाले ही में तो मतलब। ये लगाओ ना यार, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर लगाओ, तो यहाँ एंगल देख लो ना, सबका ऐड हो जाएगा। ये एंगल कितना है यहाँ, 45 है, तो सबका क्या हो रहा है, वहाँ तो ऐड हो रहा है, जीरो कहाँ रहा है, हाँ सबका ऐड हो जाएगा। ये थीटा क्या है, 45 है ना, तो सबका क्या हो जाएगा, यानी 4 kp cos 45 डिवाइडेड बाई वो डिस्टेंस कितनी है, a बाई √2 का होल स्क्वायर। ये पोटेंशियल है पॉइंट होगा, आई बात सुना। हाँ हाँ। 13। Figure shows a charge capital Q placed at the center of open। ये ओपन, ये ओपन किधर से, यहाँ से नीचे से, यहाँ से ओपन है साइड से। तो यहाँ सी रखा है, ये मतलब ये बी पॉइंट इधर, और ये ए और ये बी, सॉरी डी। फिगर शो द चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ, यानी यहाँ रखा हुआ है। Open face of cylinder is shown in figure as second charge capital small q is placed at one of the positions A, B, C and D, out of which positions A and D are lying on a straight line parallel to open face of cylinder. In which positions of this second charge the flux of the electric field through the cylinder remains unchanged। वो सिर्फ A और D के केस में पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो लाइन जाएगी उसके लिए तो एक तरह से क्लोज सरफेस की तरह काम करेगा ना, ये वाला सरफेस, और इधर से भी जो लाइन जा रही है उसके लिए भी क्लोज सरफेस, यानी इसके लिए तो लाइंस क्या होगी, जो एंटर कर रही है बाहर चली जा रही है, उसी तरह इसके लिए भी जो एंटर कर रही है बाहर चली जा रही है।
बाकी से क्या हो जाएगा, लेकिन इससे क्योंकि ये ओपन सरफेस है ना ये वाला, तो इसकी कैपिटल क्यू की वजह से जो लाइंस होगी वो ऐसे होगी। तो हाँ अगर यहाँ चार्ज रखोगे तो उसकी वजह से लाइंस ऐसे होगी ना, तो चेंज हो रहा है ना फ्लक्स, ठीक है ना। हाँ हाँ ए मैं और बी मुझे आंसर डाउट ये था कि मतलब इसमें हाँ गॉसेस लॉ नहीं लगा सकते ना, क्लोज नहीं है थोड़ा, मुझे वो डाउट था। बहुत से स्लो मतलब किस लिए चाहिए आपको? क्योंकि नहीं मतलब पूरा क्लोज सर्फ ये नहीं है ना ऑब्जेक्ट, तो उसमें गॉस हाँ लॉ नहीं लगा सकते ना। हाँ, बहुत स्लो तो नहीं लगा सकते, ठीक है। हाँ ठीक है हाँ। क्वेश्चन नंबर नंबर 17। लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट M is given a uniform charge density, लार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि पॉजिटिव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। टू अनचार्ज स्मॉल मेटल स्फीयर्स A and B, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, तो क्या होगा देखो, इस पर इधर नेगेटिव होगा, इस पर पॉजिटिव होगा, इस पर भी नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा, लेकिन एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि चार्ज नेगेटिव और ये इसका पॉजिटिव पास में है, यहाँ देखो ये, तो नेट क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा। लेकिन शीट इनको अट्रैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि जितना नेगेटिव इस पर प्रोड्यूस हुआ उतना इस पर हुआ है ना। उसी तरह इसमें मान लेते हैं कि मान लो यहाँ क्यू डैश हुआ होगा माइनस, तो यहाँ क्यू डैश है ना? तो इसलिए क्या होगा कि ए और बी तो अट्रैक्ट करेंगे, है ना, लेकिन शीट अट्रैक्ट नहीं करेगी, अच्छा। क्योंकि इसकी वजह से हाँ वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इसलिए हाँ ए और तो सी नेट में ही फोर्स जीरो डाउट हो था। जाएगा। हम्म। सर वो तो आंसर शीट हो वाला गया बताए ना, शीट मतलब अट्रैक्ट क्यों नहीं करेगी? भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी ना, तो यार तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड में हमने देखा ना, डायपोल पर नेट फोर्स क्या आता है। हाँ हाँ, जीरो, हाँ ठीक है समझे। और कौन सा है, पार्ट 4 हो गया इसका। हम्म। अरे 18th और 15th भी फुल। 18th और 15th भी है। इसका पार्ट 3 का ना, 15th में क्या कह रहा देखो, एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस P is constructed around a neutral conducting wire connected to a battery and a switch as shown in figure। देखो एक बात याद रखो, कोई भी करंट कैरिंग वायर जो होता है ना, हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो यानी उसके अंदर चार्ज एनक्लोज क्या हो गया, एक तरह से जीरो ही हो गया, तो वो क्या रहेगा हाँ आंसर इसका, रिमेन्स अनचेंज और मेंस रिमेन्स अनचेंज। जीरो, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट है फिर 18। 17th वाले में मतलब स्मॉल स्फीयर था इसलिए हमने बोला ना। स्मॉल है, अदरवाइज इन दोनों का भी तो इफेक्ट आता फिर वो। हाँ अगर सर स्मॉल नहीं रहता तो फिर मतलब वो होता ना ट्रैक वाला फैक्टर। शीट शीट के लिए तो अगर स्मॉल नहीं होता, बड़ा होता तब भी शीट तो उसके लिए इनफाइनाइट मान के चलते हैं, हाँ हाँ मतलब स्मॉल का मतलब यहाँ एक दूसरे पर तो देखना पड़ता फिर अपने को, एक दूसरे का इफेक्ट भी आता, तब भी क्या होता, क्या फर्क पड़ता भाई, शीट के कंपैरिजन में स्मॉल है, हाँ हाँ सर सिंपल है, हाँ ऐसा सर है। समझे। अब जैसे ये हमारे पास में एक कंडक्टिंग स्फेयर है और इसमें इस तरह की कैविटी दिया हुआ है, ये पॉइंट ओ है और चार्ज क्यों यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ क्यों रखा है, तो यहाँ अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, आना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए मेटल के अंदर, तो यहाँ लेकिन कैप यहाँ इस पर क्यू चार्ज आएगा
चार्ज आएगा, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि आउटर में कोई चार्ज नहीं है। और मैंने आपको बोला था कि कैविटी के बाहर जाने के बाद इसका नेट इफेक्ट, इस पूरे सिस्टम का नेट इफेक्ट हमेशा 0 होता है। तो यहाँ क्या होगा, इन दोनों का नेट इफेक्ट इस पॉइंट पर क्या होगा, 0 होगा। तो ये कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज इंड्यूस्ड ऑन इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज 0। नहीं, दोनों का मिला के 0 होगा, इसका माइनस क्यू और इसका मिला के 0 होगा। हरी बात सुनना, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस स्मॉल क्यू की वजह से, पॉजिटिव क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है, इस माइनस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर कहीं आना चाहिए। और ये मिला के 0 होगा। तो ड्यू टू चार्ज इंड्यूस्ड ऑन इनर सरफेस ऑफ कंडक्टर, यहाँ वो निकाल सकता हूँ मैं क्योंकि उसकी वजह से मुझे पता है। यहाँ से देखो, तो ए क्यू प्लस कितना मिलेगा, तो के क्यू बाई आर डैश का होल स्क्वायर, यही आंसर है दूसरे वाले के। तो बी सही है। ड्यू टू चार्ज इंड्यूस ऑन आउटर सरफेस, तो आउटर सरफेस के लिए तो होगा ही क्योंकि सेंटर से ये कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, तो उसकी वजह से कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये भी सही है ठीक है सर, क्योंकि उसकी समझ। वजह से इधर की तरफ होगा। ठीक है ना, हाँ सर, हाँ। हो जाएगा। तो बताइए फोर्थ, पार्ट 4 में कोई नहीं डाउट, चलो बढ़िया है। पार्ट 4 हो गया, ठीक है ही नहीं। किया सर, हो गया। हो गया सर। चलो उसका बताओ फिर अब, ग्रेविटेशन का क्या होगा ना आप लोगों ने किया कि नहीं किया? किया है सर। क्वेश्चन बताइए तब तक मुझे। बताया जी आपने, ठीक है। चलिए पार्ट 1।
पार्ट 1 का C1 सॉरी A2 A4 भी है, A2 A4 सर C1 नहीं C2 चाहिए। पार्ट 1 का C2 चाहिए। अच्छा, पार्ट 1 का C2 C2 बताना है। बाकी तो हो गया ना इसका, पार्ट 1 का तो। सर D वाला किसी ने पूछा। अच्छा, D भी है, ठीक है। Two planets A and B are fixed at a distance D from each other as shown in the figure. If the mass of A is ma and that of B is mb, then find out the minimum velocity of a satellite of mass ms projected from the midpoint of two planets to infinity. इसकी वेलोसिटी भी, यानी इसके वेलोसिटी चाहिए तो एनर्जी कंजर्व करवा देंगे। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो मिनिमम चाहिए। तो ये तो 0 + 0 हो गया। इनिशियल पोटेंशियल दोनों की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, -GMA/D/2 माइनस GMB/D/2 इंटू MS प्लस काइनेटिक एनर्जी इसकी, तो ½ mv²। तो हमारे पास में आ गया m से तो m, ये ms है, ms से तो ms कैंसिल आउट हो गया, तो ½ v² इक्वल टू आ जाएगा GMA प्लस MB हो जाएगा 2/D। ये आंसर आना चाहिए। तो v इक्वल टू आ गया 2, क्योंकि 4 हो जाएगा तो 2√GMA प्लस MB/D, ये आंसर है। आगे बात समझ में, एनर्जी कंजर्व करवा दिया। दोनों MA MB की वजह से पोटेंशियल लिख लिया, ग्रेविटेशनल इनटू MS कर दिया तो पोटेंशियल आ गई। और कौन सा पूछा आपने? तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यही तो निकालते हैं वैसे हमने, मिनिमम जो एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं तो फाइनल पोटेंशियल तो 0 हो जाएगी ना। हाँ उस सैटेलाइट की बात कर रहा है। हाँ वो हाँ नेक्स्ट है D1 D2, पार्ट 1 का D1 D3 का C, D3 का C। पहले D कौन सा बताना, D1। Satellite is established in a circular orbit of radius r. Satellite is established in circular orbit of radius r and another in circular orbit of radius 1.01 r. How much nearly percentage the time period of satellite second satellite will be larger than the first satellite? तो यहाँ देखो T² इक्वल टू होता है 4π² तो 2ln T इक्वल टू ln 4π² प्लस 3ln r। तो नियरली परसेंटेज यानी 2Δt डिवाइडेड बाई Δt, ये तो 0 + 3Δr/r। तो हमारे पास में पूछ रहा है हाउ मच नियरली परसेंटेज द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड सैटेलाइट विल बी लार्जर। तो Δt/t इंटू 100 इक्वल टू 3/2 Δr/r इंटू 100, और Δr कितना दिया तो यहाँ हो जाएगा 1.5, Δr है 0.01, क्या जाएगा 0.01 r/r इंटू 100, कितना आ गया 1.5% में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है D3 का C बताना है ना।
हाँ ये सर ना? उसमें मेरे को मतलब उल्टा आ रहा था। देखते हैं। Two Earth satellites A and B, each of equal mass, are to be launched into circular orbits about Earth's center. Two Earth satellites A and B, each of equal mass, are to be launched into circular orbits about Earth's center. Satellite A is to orbit at an altitude of this one and B this one. The radius of Earth is determined. तो एल्टीट्यूड मतलब हाइट दिया हुआ है, तो इसकी जो रेडियस है अर्थ की, ये आ रहे, एक सैटेलाइट यहाँ है H1 पर और दूसरा सैटेलाइट H2 पर है। तो रेडियस ऑफ अर्थ भी दिया हो तो क्या पूछ रहा है, क्या चाहिए आपको? विच वन हैज द ग्रेटर टोटल एनर्जी? तो टोटल एनर्जी तो ये निकल के आएगी -GMM/2R। ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो इससे देख लो, जिसकी रेडियस ज्यादा है, पहले ये देखो ये क्वांटिटी क्या है, जिसकी रेडियस ज्यादा है उसके लिए क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, लेकिन माइनस लगा दिया तो इसका मतलब H2 जहाँ है, यानी इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है। किसकी? इसकी। किसकी? बी की। समझ में आया? हाँ सर वो नेगेटिव साइन, हाँ हाँ सर समझ। और कौन सा बताना है? E भी बताना है, E2 बताना है। If a pendulum has a period of exactly 1 second at the equator, मान लो मैं टॉप से देख रहा हूं तो ये ऐसे घूम रहा है, इक्वेटर पर जाके पेंडुलम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ जी इफेक्टिव कितना आता है, G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आता है, यानी जी कम होता है। इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√L/G डैश। What would be its period at the South Pole? Assume the Earth to be spherical and rotational effect of Earth is to be taken. तो क्या हो गया इसमें? पोल पे जाओगे तो क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। तो जी आ जाएगा और क्या? L/G नहीं आ रहा इसका आंसर। सर मैं ट्राई करता हूँ एक बार। तो टाइम पीरियड घट जाएगा ना इसका, ठीक है। हाँ सर, हाँ हाँ सर। नेक्स्ट है हमारे पास में पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 का A2। चलो करते हैं। Two blocks of masses M each are hang from a balance as shown in the figure. The scale pan A is at a height H1। देखो ऐसा है कुल मिला के कहानी। ये H2 है, ये H1 है, इस पे भी मास है और इस पे भी मास है, लेकिन नेट टॉर्क इधर होगा। ये पूछ रहा है कि नेट टॉर्क बताओ। इसके दोनों की लेंथ तो यहाँ सेम ही है, ये भी L/2 है और ये भी L/2 है। इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है लेकिन, क्योंकि यहाँ G हाइट पर G क्या मिलता है, G1 - 2h/r। याद आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसने कहा H1 H2 R से कंपेरिजन में काफी स्मॉल है। तो यानी इस साइड पर जो लगेगा वो हो जाएगा mgh2
और इधर जो लग रहा है वो जाएगा MgH1। तो नेट हाँ टॉर्क सर, किधर अभी हो मिलेगा, कर लोगे अब आप ये वाला हाँ सर, फॉर्मूला? हाँ सर पूरा बता पार्ट दीजिए। तो ये हो जाएगा MgH2L/2 माइनस MgH1L/2, ये नेट टॉर्क होगा। तो M/L/2 को बाहर ले लो, जाएगा G1 माइनस 2H2/R माइनस G1 माइनस 2H1/R। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सॉल्व कर लो। हाँ सर। हाँ। पार्ट 2 का E1, अच्छा पार्ट 3 में पहुंच गया। पार्ट 2 का A4 भी पार्ट। A4 भी बताना है इसका। पार्ट 2 का A2 भी है, A2 तो हो गया, A4 बताना। A4 A हम्म, three identical stars of mass M are located at the vertices of an equilateral triangle with side L. The speed at which they will move if they all revolve under the influence of one another's gravitational force. मतलब ऐसा है, ये सर्कल में घूम रहे हैं तीनों के तीनों, लेकिन हमेशा इक्विलेटर ट्रायंगल बनाते हैं। तो ट्रायंगल की साइड लेंथ L दिया हुआ है, तो इसकी रेडियस निकाल लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस R होगी, तो हर एक का मास सेम है, कोई भी एक को ले लेते हैं। हर एक की स्पीड भी क्या होगी, सेम होगी, तभी तो इक्विलेटर ट्रायंगल बनेगा है। तो उसकी वजह से A, ये B और ये C पर A की वजह से फोर्स इधर होगा और इस पर फोर्स इधर होगा, दोनों फोर्स सेम ही है। ये एंगल 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री, तो नेट मिला के इधर कितना आ जाएगा 2F cos 30, और ये इक्वल टू होगा mv²/r। सॉल्व कर लो। F ये होगा ही होगा यहाँ, Gm²/L², और आप R नहीं निकाल सकते हो, R यहाँ से निकाल लो, कितना है L/2 है, ये 30 डिग्री है तो नहीं निकाल सकते हो, कर लोगे? हाँ सर कर लूंगा। नेक्स्ट हमारे पास में E1, B में है क्या, कोई नहीं? E1 तो हो क्या रहा है, ये अर्थ है, तो यहाँ से ये रॉकेट जा रहा है, तो यहाँ का G अपने को दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये यहाँ का ये मून है, तो यहाँ का G डैश हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या जो भी प्लानेट होगा, जो भी बोल रहा होगा है अनदर प्लानेट। तो सीधी सी बात है कि कोई तो ऐसा पॉइंट होगा यहाँ क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा G, क्योंकि वो भी अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ क्या होगा, दरअसल इसका ग्राफ ऐसा होगा, सारी बात समझ, तो ये ऑप्शन होगा इसका। यहाँ आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, कोई तो पॉइंट है यहाँ, ठीक है। पैराबोला जैसा, पैराबोला तो नहीं कहूंगा कि पैराबोला है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग होगा ना यार, भूल गए आप। देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से, मान लो इन दोनों के यहाँ से मतलब सेंट्रल सीरीज के बीच की डिस्टेंस जो है ना, ये मान लेते हैं D है। तो यहाँ से ये किसी डिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग, तो मान लेते हैं कि ये X है,
तो क्या लिखोगे इस पर? इस पर लिखोगे, मतलब इधर की तरफ पार्ट कर रहा है, क्या हो जाएगा, जी एम, ये अर्थ का, इंटू एम बाई एक्स स्क्वायर, उसकी वजह से माइनस जी एम जो भी प्लानेट है इंटू एम बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये फोर्स होगा ना, इसके अकॉर्डिंग लिखोगे ना आप? हाँ ठीक है ना? हाँ सर। फिर एक पॉइंट आएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके। हाँ सर समझा। फिर है हमारे पास में पार्ट 3 भी है क्या? तो पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 का BCD। क्वेश्चन सर नंबर 1 एक का डाउट था हाँ पूछो। कि जब भी हम मतलब ऑर्बिटल स्पीड में जब भी हम मतलब उसको नहीं भेजते सरफेस से, उससे कम वैल्यू पे भेजते, तो हम बोलते हैं एलिप्टिकल पाथ होता है, एलिप्स, लेकिन वो मतलब डायरेक्टली नीचे नहीं आ जाएगा। आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? मतलब तो आप ये हम कहना चाह एलिप्स रहे क्यों हो? बोलते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं आ जाएगा वो? कैसे आपने कैसे भेजा? मतलब जो वी ऑर्बिटल स्पीड है उससे कम में भेजा है ना। हाँ, यहाँ तो अगर आप इसको छोड़ दोगे तो पहली बात तो, अगर ये वेलोसिटी जो है, कुछ वेलोसिटी अगर इसकी 0 कर दिया तो ये नीचे की तरफ अटक जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा ना। लेकिन अगर 0 से ज्यादा और V0 से कम है, तब ये फिर ऐसे ऐसे मूव करेगा ना, इलेक्ट्रिकल वाले पाथ में तो जाएगा, फिर स्ट्रेट लाइन थोड़ी जाएगा, ऐसे मूव करेगा ना, क्योंकि हाँ, V मतलब जो है वेलोसिटी वो V0। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। हाँ ठीक है ना। हाँ सर ऐसे केस में वो मतलब प्लैनेट के मतलब टकरा भी सकते हैं ना, हाँ मतलब कम है तो। टकरा भी सकता है, लिखवाया है केस में, क्योंकि हाँ ये क्या सर। होगा इस केस में, पेरिजी होगा, बनेगा इस केस में, यानी ये जो हाँ डिस्टेंस होगी ना, ये पेरिजी होगी। पार्ट 3 क्वेश्चन तो नंबर बाकी 1 क्लियर हो गया। हो गया। हाँ सर। ठीक है, नहीं बताना मतलब, हाँ। नहीं सर। तो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। और क्या क्या किया? एक्सरसाइज 3 कर लिया इसका? हाँ सबने कर लिया? तो एक्सरसाइज 2 चालू किया था। एक्सरसाइज 2 चालू हुआ, अभी तो एक्सरसाइज 3 नहीं किया, मतलब है ना। हाँ मतलब 2 चल रहा है। चल रहा है तो फिर करो। मुतासिम कर लिया आपने? नहीं, आपने कर लिया? अर्जुन किया नहीं आपने? सर। अभी नहीं किया। अर्जुन आपने? आदित्य आपने? पर एक्सरसाइज 3 का बाकी है सर अभी। अभिषेक आपने? सर एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 हो गया है। ओमकार? हाँ सर कर लिया। परम? प्रथमेश? सर पार्ट 1 हो गया एक्सरसाइज 3 का। रजत? विभूति? सर बचा है, थोड़ा स्टार्ट किया है। असीम? हाँ सर हो गया। एक्सरसाइज 3 हो गया? हाँ एक्सरसाइज 2 भी हो गया? नहीं सर एक्सरसाइज 2 नहीं होगा। ठीक है, तो फिर कर लो, फिर एक साथ में कर लूंगा एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 2 डिस्कस। ठीक है, तो सर चलिए वो फिर। संडे वाली क्लास, हाँ संडे बोलो। वाली क्लास 1.5 घंटे ही रहेगी। देखते हैं, हो सकता है अभी कल वाली कैंसिल हो जाए, इसलिए तो मैंने रात में रखी है क्लास।
डिस्कस आपने बताया था ना उस दिन कि 3 घंटे का आप एक क्लास लोगे, मतलब उस दिन कैंसिल हो गया क्या था। होता है कि दरअसल क्या है, थोड़ा बिजी हो जाते हैं इसलिए हो जाता है। तो कल अगर कहीं नहीं गए तो कल ले ही लूंगा मैं, नहीं तो फिर कल कैंसिल करनी पड़ेगी क्लास में। सर सर, एक्सरसाइज अगर 3 पहले होगा ना? एक्सरसाइज अगर संडे को कहीं नहीं गया या सैटरडे को नहीं गया तो ले लूंगा फिर मैं। हाँ बोलिए। मतलब एक्सरसाइज 2 और 3 साथ में डिस्कस कर रहे तो संडे को एक्सटेंड करके रख लेते, हाँ मैं बोल सर। रहा था वो। हाँ हाँ सर, सर, संडे तक हो जाएगा ना। संडे को हाँ ऐसा ठीक, कीजिए कि एक्सरसाइज 2 3 हो जाए। ठीक है तो कर लो फिर संडे तक। ठीक है संडे को ये हो जाएगा, संडे इसी वीक में ये भी करवा दूंगा आपको, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हो जाएगा आपका। ठीक है चलिए फिर, ओके बाय बाय। थैंक बाय यू सर। सर। Yes, sir.